हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें लोग प्यार से बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, ये भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्तित्व हैं और साथ ही भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार होने से लेकर दलित समाज के लिए समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने तक भारतीय समाज में उनके अपार योगदान को हर वर्ष आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को भारत में भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 14 अप्रैल 2024 को स्वतंत्र भारत के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उनके वकालत की पूरी दुनिया में उस समय कितनी धाक थी, क्यों उस समय के सारे वकील बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते थे। दोस्तों, बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। वह दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। दोस्तों, किसी का पक्ष लेना और उसे ठीक से प्रस्तुत करना आम बोलचाल की भाषा में किसी की वकालत करना कहलाता है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे। उन्होंने न केवल अपने मुक्कबिलों के लिए वकालत की, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की। इसीलिए उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कानून की पढ़ाई की थी। उन्होंने जीवन भर उसी लक्ष्य के साथ काम किया। उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्टता या उन्नति के लिए नहीं, बल्कि उस दौर में भारत के लगभग 6 करोड़ अछूतों और दबे कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था। दोस्तों, बाबा साहेब वकील कैसे बने और उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए कौन कौन से प्रमुख मामले में वकालत की पैरवी की और उन मामलों का क्या नतीजा रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने आर्थिक मदद मिली थी। यह आर्थिक मदद के बदले उन्हें बड़ौदा के राज परिवार के साथ एक अनुबंध करना पड़ा था कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा सरकार के अधीन नौकरी करनी थी। साल 1913 में वे अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उनका परिचय दुनिया भर के विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं से हुआ। उससे उनके सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कई जगह पर इस बात का जिक्र मिलता है कि वे 18-18 घंटा की पढ़ाई किया करते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, एथिक्स और मानव विज्ञान का अध्ययन किया। 1915 में भारत का प्राचीन व्यापार विषय पर थीसिस प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। 1916 में इन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश थीसिस प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ रहे थे, उतना ही उनके पढ़ने और जानने की भूख बढ़ रही थी। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से आगे की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्हें यह अनुमति भी मिल गई। इसके बाद वो अर्थशास्त्र और कानून की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जबकि कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन में नामांकन लिया। 1917 में बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और अफसोस के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसी बीच उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए अंबेडकर ने भारत लौटने का फैसला किया था। अनुबंध के मुताबिक उन्होंने बड़ौदा सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें यह अन्य कर्मचारियों से अत्यधिक जातिगत भेदभाव सहना पड़ता था। यहाँ तक कि बड़ौदा में रहने के लिए जगह ढूंढने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने बम्बई वापस लौटने का फैसला किया। बड़ौदा सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस जगह काम मत करना। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा।
इसके बाद वर्ष 1917 के अंत में अंबेडकर बम्बई पहुंचे। वहां उन्होंने सीडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया। कहने की जरूरत नहीं है कि वे जल्द ही एक लोकप्रिय प्रोफेसर हो गए। वे हमेशा बड़ी तैयारी के साथ पढ़ाने के लिए जाते थे। उनकी तैयारी ऐसी होती थी कि कक्षा के बाहर के छात्र भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे। 1919 में उन्होंने अछूत समाज की मुश्किलों को साउथबरो कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर उनकी प्रतिभा की झलक सबको दिखी। 1920 में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य में मूकनायक समाचार पत्र की शुरुआत की और आधिकारिक तौर पर एक तरह से अछूतों की वकालत शुरू की। लेकिन चूंकि सीडेनहैम कॉलेज की नौकरी सरकारी थी, इसीलिए उन पर कई तरह की पाबंदियां भी थी। इसके चलते ही उन्होंने 1920 में प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दे दिया और सीधे दलित मुक्ति के संघर्ष में कूद पड़े। इसी साल 1920 में मानव गांव में जाति बहिष्कृत वर्गों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें हिंसा भड़क गई थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था कि बाबा साहेब शोषितों और वंचितों के नेता होंगे और यह बाद में सच साबित हुआ। दोस्तों, बाबा साहेब को अब तक यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं। इसीलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी और विधायिका में भी उन मुद्दों को ठीक से उठाना होगा। यही सोचकर वे कानून की डिग्री हासिल करने दोबारा लंदन पहुंच गए। सितंबर 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे, यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था। इसीलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीजों के प्रति नहीं हुआ। वे अपना अधिकतर समय पुस्तकालय में बिताते थे। किफायत में रहने के लिए लंदन में वे हमेशा पैदल चलते थे। खाने पर पैसे खर्च ना हो ये सोचकर वे कई बार भूखे भी रह जाते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता था। लंदन में बाबा साहेब अम्बेडकर को रूममेट होते थे। असना डेकर वे अम्बेडकर से कहते, अरे अम्बेडकर, रात बहुत हो गई है, कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे, अब आराम करो, सो जाओ। वहीं साथ ही लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी में इसका जिक्र मिलता है। अम्बेडकर अपने रूममेट को जवाब देते, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है, मुझे अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे यह पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। 1922 में कानून के सभी पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद उन्हें ग्रेज इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और अम्बेडकर बैरिस्टर बन गए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में 2 पाठ्यक्रम पूरे किए थे। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीमिक्स में मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए थे। दोस्तों, बाबा साहब की भारत में वकालत की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कितने वकील हैं जिनके वकील बनने की सालगिरह मनाई जाती है। आपको यह जानकर अचरज हो सकता है कि बीते साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर अंबेडकर के वकील बनने की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह डॉक्टर अंबेडकर के काम के प्रति श्रद्धांजलि थी। हालांकि 100 साल पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा था। मुंबई के बार काउंसिल की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। ऐसे में उनके मित्र नवल भथेना ने उन्हें 500 रुपए दिए थे। तब उन्होंने बार काउंसिल की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 4 जुलाई 1923 को उन्हें सदस्यता मिली और 5 जुलाई से उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को 2500 रुपए महीने की पगार पर जिला न्यायाधीश की नौकरी का प्रस्ताव दिया था, जो बेहद आकर्षक था, लेकिन उन्होंने वकालत का पेशा ही चुना। इसके बारे में उन्होंने बहिष्कृत भारत के अपने लेख और अपने भाषणों में इसका जिक्र भी किया है। उनके मुताबिक वे दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में स्पष्टता में लिखा है, मैंने जिला न्यायाधीश सहित कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्वतंत्र रूप में वकालत करने में आजादी हासिल की थी। यहाँ ये भी देखना होगा कि हैदराबाद के निजाम ने उन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया था।
उस दौर में वकालत का पेशा मुख्य तौर पर ऊंची और वर्चस्व रखने वाले जातियों पर आधारित था, क्योंकि उनके मामले मुख्य तौर पर उन्हीं से आते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वकालत करने का जोखिम उठाया। डॉक्टर अंबेडकर के वकालत के शुरुआती दिनों के बारे में धनंजय कीर लिखते हैं कि उस दौर में आपकी त्वचा का रंग आपकी बुद्धि से ज्यादा चमकता था। छुआछूत का कलंक, समाज में दबी कुचली स्थिति, पेशे का नया होना और आसपास के सहयोगी माहौल ने उनकी वकालत को मुश्किल चुनौती में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मुश्किल परिस्थितियों में वे भी निचली और जिला अदालतों में काम करते रहे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के मुवक्किलों की स्थिति बेहद खस्ता हाल हुआ करती थी। वे गरीब खेतिहर या दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे। अंबेडकर इन लोगों के मामले को गंभीरता से सुनते और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। वे इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिकता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने सेक्स वर्करों को भी कानूनी सहायता दिलाने के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। वे किसी के साथ किसी भी तरह का पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखते थे। अगर आप किसी वकील के बारे में सोचते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति की छवि घूम जाती है, लेकिन बाबा साहेब एक अनुशासित और प्रखर विद्वान होते हुए भी अपने मुवक्किलों के साथ बहुत सहजता से व्यवहार करते थे। वे कई बार अपने मुवक्किलों के साथ अपना खाना तक साझा करते थे। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए, गरीब लोग कानूनी मदद की आस में उनके पास आने लगे। दलितों की पीड़ा और दुख देखकर उनका दिल व्यथित होता था। वे गरीबों का केस मुफ्त में लड़ते थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर का घर गरीबों के लिए एक आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थी तो दो मुवक्किल आए। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल उन्हें दिन का खाना खिलाया, बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना परोसा। वे खाना पकाने की कला में भी निपुण थे। इसके बाद समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। जिस दिन उन्हें ये गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में ठाणे के जिला एवं सैन्य न्यायाधीश के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष रखना था। अगर डॉक्टर अंबेडकर उस मुकदमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके मुवक्किलों को फांसी की सजा मिलती। इससे गरीब और उपेक्षितों के बीच ये संदेह जाता कि अंबेडकर वक्त पर काम नहीं आए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहता। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर इस दुविधा में थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अमूमन होता यह है कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष पहले रखने की अनुमति दी गई। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी में धनंजय कीर ने लिखा है कि बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि जब न्यायाधीश ये फैसला सुना रहे थे तब डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख मुकदमे कौन कौन से थे? अब एक नजर डॉक्टर अंबेडकर के चर्चित मुकदमों पर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आर.डी. कर्वे और समाज स्वास्थ्य पत्रिका का मुकदमा है। डॉक्टर आर.डी. कर्वे उस समय के नामचीन समाज सुधारक थे। वह महिलाओं के स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आजादी से पहले भारत में यौन शिक्षा के बारे में बात करना लगभग असंभव था। कई जगहों पर उनकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना होती थी। डॉक्टर कर्वे को रूढ़िवादी समाज के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि अपनी मासिक पत्रिका समाज स्वास्थ्य के जरिए वे समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी तरफ से मामला लड़ना स्वीकार किया। ये 1934 की बात है। अंबेडकर ने इसके जरिए यह संदेश दिया कि कोई समाज सुधारक अपने काम के कारण अकेला है तो वे उसके साथ हैं। समाज स्वास्थ्य पत्रिका में यौन शिक्षा पर लेख प्रकाशित हुआ करते थे। जब अदालत ने उनसे पूछा कि पत्रिका में दी गई जानकारी अश्लील और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई थी, इस पर उनकी क्या राय है, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था,
अगर कोई यौन समस्याओं के बारे में लिखता है तो उसे अश्लीलता नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलील देते हुए यह भी कहा था, अगर लोग अपने मन के सवाल पूछते हैं और इसे विकृत मानते हैं तो केवल ज्ञान ही विकृति को दूर कर सकता है, यदि नहीं तो यह कैसे दूर होगा। इसलिए उन सवालों का जवाब डॉक्टर कर्वे को देना चाहिए। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर यह मामला हार गए थे, लेकिन कहा जाता है कि उनकी प्रगतिशील सोच और मदद के चलते कर्वे आखिर में यह मामला जीतने में कामयाब हुए थे। इसके बाद देश के दुश्मन केस में बाबा साहेब की भूमिका को समझने से पहले 1926 में सामने आए इस मामले को समझते हैं। दिनकर राव जावलकर और केशव राज जेधे गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। उस समय ब्राह्मण समुदाय के लोग सामाजिक सुधारों का विरोध कर रहे थे। इस प्रबल विरोध के कारण रूढ़िवादियों ने महात्मा फुले की आलोचना भी की थी। महात्मा फुले को क्राइस्ट सेवक भी कहा जाता था। इन बातों के विरोध में दिनकर राव जावलकर ने देश के दुश्मन नामक पुस्तक लिखी और केशव राव जेधे ने इसका प्रकाशन किया। इस पुस्तक में लोकमान्य तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर को देश का दुश्मन बताया गया। उन्हें और भी कई विशेषण दिए गए, जिससे तिलक के समर्थक नाराज हो गए और उन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुकदमा पुणे में चला और निचली अदालत ने जेधे जावलकर को सजा सुनाई। जावलकर को 1 साल की सजा सुनाई गई, जबकि जेधे को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा को चुनौती दी गई और अंबेडकर इस मामले में वकील बने। जब डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे देश के दुश्मन पुस्तक पढ़ चुके हैं। इस मामले को पुणे सेशन कोर्ट में जज लॉरेंस की अदालत में सुना गया। अंबेडकर ने एक पुराने मानहानि केस का हवाला देकर यह केस लड़ा। उन्होंने जज फ्लेमिंग के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ भी मामला समान था, क्योंकि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति मानहानि का दावा करने वाले शख्स का दूर का रिश्तेदार है। इसलिए इस मामले में भी सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वे शिकायत दर्ज नहीं हो सकती थी। पहले के मामले का गहन अध्ययन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत के सामने अचूक दलीलें पेश की और दोनों की सजा माफी हो गई। दोस्तों, सदियों तक अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ मवेशी पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को पानी लेने की मनाही थी। इस अन्याय के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने एक अभियान चलाया और इसके कारण ही महाड़ सत्याग्रह हुआ। यह महाड़ झील के पानी पर नियंत्रण की संदेशात्मक लड़ाई थी। महाड़ सत्याग्रह में एक तरह से हिंदुओं और अछूतों के बीच सीधा संघर्ष था। कुछ लोगों की ओर से कुछ सामाजिक तत्वों ने अछूत समुदाय के लोगों पर भी हमला किया, ताकि वे लोग महाड़ झील पर न आए और पानी को न छुएं। इस मामले में अंबेडकर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहले कहा कि यह झील पूरी तरह से हिंदुओं की है, यह कोई सार्वजनिक जमीन नहीं बना है। यह भी कहा गया कि इससे दूसरे समुदाय के लोग भी पानी लेते हैं, किसी को रोका नहीं गया है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत को बताया कि यह झील महाड़ नगर निगम की जमीन पर बनी हुई है। यहाँ से केवल स्वर्ण हिंदुओं को पानी लेने की अनुमति है। जानवरों को काटने वाले कटिक मुस्लिमों को भी यहाँ से पानी लेने नहीं दिया जाता है। वकील के तौर पर अंबेडकर ने जानबूझकर सटीक मुस्लिमों का जिक्र किया था, क्योंकि हिंदू यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि खटिक को यहाँ से पानी मिलता है, नहीं तो स्वर्णों के बीच झील की शुद्धता का मुद्दा उठता। तब इसकी सत्यता का पता चला कि यह झील 250 सालों से है और यहाँ से केवल स्वर्ण हिंदुओं को ही पानी मिलता है। अंबेडकर ने अदालत में यह भी साबित किया कि झील नगर निगम की जमीन पर है, इसीलिए इसे सभी के लिए खोला जाए। हाईकोर्ट ने अंबेडकर की दलील को स्वीकार करते हुए इसे सभी के लिए खोलने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना कि यह आंदोलन किसी एक झील या जल निकाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी सार्वजनिक जल निकायों पर भी लागू होगा और किसी की जाति और सामाजिक स्थिति को देखकर उसे पानी लेने से मना नहीं किया जा सकता। इससे जाहिर तौर पर इस मामले के सामाजिक और कानूनी व्यापकता का पता चलता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।